ओम शांति। नमस्कार, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। तो चलिए आज हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करेंगे जिससे बॉडी भी वार्म अप हो। उसके बाद वेरिकोज वेन की एक्सरसाइज और आगे हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले दोनों हाथ कमर पे रख देंगे, अप एंड डाउन। जैसे हम चलते हैं ना ऐसे, तो आप ऐसे चलिए, एक ही जगह पे खड़े हुए, जैसे ऐसे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। देखिए साइड में ऐसे होगा, ये अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। इसी प्रकार करेंगे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप। फिर इसको थोड़ा सा यहाँ पे गैप दे दीजिए दोनों पैरों के बीच में, और इसको साइड में जैसे खोलते हैं ना, जैसे हथेलियां ऐसे करते हैं। मान लो ये पैर है, तो इसको हम थोड़ा ऐसे खोलते हैं, जैसे इस प्रकार करेंगे। साइड में खोलेंगे, फिर डाउन, आगे इधर जोर पड़े, जैसे ऐसे अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। 5 बार। फिर इसी प्रकार अब टोस पे खड़े होना है, आगे वाला जो पंजा जिसको हम कहते हैं उस पे। फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप और डाउन। बहुत अच्छे। उसके पश्चात अपने पैर को हम थोड़ा और ऊपर करेंगे, इतना, और उसी तरह से जैसे कदम ताल करते हैं ऐसे करेंगे। इसको अप डाउन, अप डाउन ऐसे करेंगे। 5 करिए, फिर 10 करिए, उसके बाद इंक्रीज कर दीजिए धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छे। उसके पश्चात आपने और अगर ऊपर इसको उठा सकते हैं तो और ऊपर उठाकर अपने हाथ दोनों यहाँ रख दीजिए कमर के पास, और कोशिश कीजिए कि मैंने अपने पैर को यहाँ तक उठाना है ताकि हथेलियों को टच कर जाए। उठाइए, यहाँ तक अपने आप। शाबाश। हाँ, मैं देख रही हूँ कुछ ऐसे कर रहे हैं, जैसे इस पैर पे आए, मान लो लेफ्ट पैर पे आए तो पूरा ऐसे इसको अप कर रहे हैं, जैसे राइट को, तो पूरा ऐसे डाउन हो रहे हैं। फिर इधर जा रहे हैं तो ऐसे अप कर रहे हैं, ऐसे। तो ऐसे नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके धीरे धीरे हम अपने पोस्चर को सही कर लें। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं, आप मान लो दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, और सपोर्ट लेने के पश्चात आप अपने बॉडी को सीधा ही रखेंगे, ऐसे नहीं झुकाएंगे ना इधर झुकाएंगे। रखकर उसके पश्चात आप लिफ्ट करने की कोशिश कीजिए जितना हो सकता है। थोड़ी देर वहां रोकिए, डाउन, फिर दूसरे पैर को अप कीजिए और डाउन, इसको अप कीजिए। अगर ऐसे नहीं होता है, एक और ट्रिक आपको बता देते हैं, क्योंकि हमने करना जरूर है। और जैसे बाबा कहते हैं, युक्ति से कार्य करने से क्या होता है, उससे सिद्धि तो मिलती ही मिलती, सफलता मिलती है। तो
आप ऐसे करिए, दोनों अपने हाथ जो है उसको इसके नीचे रख दीजिए और ऐसे जितनी देर आप रोक सकते हैं अपने मन में काउंटिंग कीजिए। सांस भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए और धीरे धीरे। नहीं हो सकता सपोर्ट ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं। चेयर रखकर या छोटी सी जैसे चौकी होती है जो वॉशरूम में आप यूज करते हो, तो उसके ऊपर जैसे ऐसे रखते हैं ना, उसका सपोर्ट ले लीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि हमने तो एक्सरसाइज करनी है, हमने एक शरीर को एक पोज देना है। तो आप अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो आप नीचे कोई चीज रख लीजिए, मूड़ा रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मूड़ा रख दिया, मूड़े के ऊपर आपने थोड़ी देर के लिए पैर ऐसे रख दिया, कर सकते हैं ना ऐसे। फिर वापस कर दिया, फिर इसको इसके ऊपर रख दिया और मन ही मन काउंटिंग करी। जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ओम शांति 5 बार अंदर ही अंदर हम करें, उसके बाद डाउन कर दें, फिर अप करें, डाउन कर दें। इसके पश्चात आप यही पैर ऐसे रखा है, इस पैर को अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे, फिर बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर आप खड़े खड़े कर सकते हैं तो आपने क्या करना है, मान लो वॉल की मैंने सपोर्ट ली और मैंने पैर को लिफ्ट किया, मैंने ऐसे जाने दिया, फिर फ्रंट में लाई, फिर साइड में मैंने खोला, फिर वापस यहाँ लाए। जितना आप कर सकते हैं, साइड में ले जाएंगे, आगे लाएंगे, साइड में ले जाएंगे और आगे ले जाएंगे। फिर दूसरे पैर को इसी प्रकार करना है। अब किया, साइड में अप डाउन। जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी देर आप करें। उसके पश्चात आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक चीज और मैंने नोटिस की है कि वेरिकोज वेन का एक रीजन कॉन्स्टिपेशन भी है। जब व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो भी पेट सही से साफ नहीं हुआ तो सारा इम्प्यूरिटी कहाँ आएगी, ब्लड में ही तो जाएगी। इसलिए जहां तक हो सके हमें कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहना चाहिए, तो थोड़ी एक्सरसाइज हम उसकी भी करेंगे। तो जैसे दोनों पैर इकट्ठे रख लीजिए, दोनों हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे। अपने अंगूठों को ऐसे या टो को पकड़ने की कोशिश करेंगे और डाउन। थोड़ी देर रुकेंगे, वापिस आ जाएंगे, पुनः हाथ ऊपर करेंगे, सांस भरेंगे गहरी, धीरे धीरे छोड़ते हुए। अगर आप जितना भी झुक सकते हैं झुके, कोई हाँ जितना, गर्दन नीचे डाल दीजिए अपना सिर, जितना कर सकते हैं। धीरे धीरे पैरों को पकड़ेंगे, एक दिन आप और पैर को पकड़ेंगे, ऐसे करते करते यहाँ से पकड़ लेंगे और धीरे धीरे एक दिन आएगा कि आप सिर भी नीचे, पूरा पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा इससे, ठीक है। और खाना खाने के पश्चात वज्रासन में जरूर बैठना है, वो पोज भी मैंने आपको दिखा दिया हुआ है। इसके पश्चात आप अपार्ट योर बोथ द लेग्स, पैर खुले कर देंगे, कमर से सीधा रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे, छोड़ते हुए आगे की तरफ। अब दोनों पैर हमने खोल दिए, आगे की तरफ जाएंगे,
धीरे धीरे दोनों हाथों को यहाँ से पैरों को पकड़ेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। अगर ऐसे सुविधा नहीं तो दोनों हाथों को पैरों की तरफ पहले लाएंगे, फिर वापस यहाँ तक सर्कल जितना आता है आपका धीरे धीरे। आप, मुझे विश्वास है जिस लगन से आप कर रहे हैं आप जरूर इसमें सफल होंगे और आप कर पाएंगे। हाथ दोनों रख लीजिए, एक पैर को यहाँ रखिए इसके ऊपर, अगर नहीं रख सकते हैं यहाँ साइड में रख दीजिए थाइस के पास। दूसरा हाथ पीछे, सांस अंदर भरेंगे, राइट हैंड ऊपर करेंगे, लेफ्ट से अपने पीछे, अपने जैसे कमर के पीछे रखा है। धीरे से झुकते हुए आपने जो राइट हैंड के द्वारा लेफ्ट लेग की जो अंगूठा है उसका स्पर्श करना है। ब्रीद आउट, सांस बाहर निकालिए, झुकिए झुकिए, अंगूठे को पकड़ लीजिए, पकड़ सकेंगे आप, और नीचे झुकिए, टांग मोड़ेंगे नहीं, वापिस आएंगे ऐसे 3 या 4 बार या 5 बार आप करेंगे। दूसरा पैर बदलिए, ये रखिए यहाँ पे, लेफ्ट हैंड ऊपर करेंगे, देन ब्रिंग डाउन, नीचे आएंगे, सांस बाहर निकालते हुए अपने पैर को चाहे तो ऐसे पकड़ो, चाहे तो ऐसे पकड़ो, चाहे तो ऐसे खाली हाथ लगाओ, लगाते हुए नीचे जाना है और झुकना है, वापिस आना है। फिर दूसरा पैर चेंज करना है और फिर इसी प्रकार से हाथ को ऊपर ले गए, नीचे लाके इसको टच कर लिया, फिर चेंज किया, राइट हैंड जो है राइट लेग में अब लगाना है, लेफ्ट लेग हैंड लगाना है, तो ऐसे वापस है। फिर धीरे धीरे आप स्पीड इंक्रीज करेंगे तो आप देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आप स्पीड इंक्रीज करते जाओगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी यू हैव टू डू इट। मैं करती हूँ आपके साथ, अभी देखिएगा कैसे चेंज हो जाता है। अभी मैं इतना लगा पा रही हूँ, उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मेरा पूरा सिर जो है वो टांग को लग रहा है, जो पहले नहीं लगता था। आप भी कर सकेंगे, और पूरी जो वेन है वो खिंचती है नीचे से, उसकी एक्सरसाइज हो रही है। तो ये देखिए आप दोनों हाथ जो ऐसे लगाए और ये पैर को लगा दिया, पहले नहीं लग रहा था, आपका भी ऐसे लग सकेगा। इसके अलावा एक चक्की चालन इसको बोलते हैं। पहले के जमाने में माताएं चक्की पे आटा पीसा करती थी, उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती थी लोअर रीजन में, कमर में भी। तो थोड़ा सा वो एक्सरसाइज के रूप में हम कर ले, तो हाथ ऐसे रखिए, दूध पिलोती थी, ये करती थी, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी करेंगे हम। तो आप चक्की चालन कीजिए, दोनों पैर थोड़े से खुले रख लीजिए, उसके पश्चात ऐसे जाएंगे, हाथ सीधे रखने हैं। जब पीछे जाएंगे तो भी ऐसे, शाबाश। हाथ मोड़ने नहीं है, यहाँ से कोई मोड़ने नहीं है, सीधे रखिए, शाबाश। जितना होता है उतना कीजिए। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में, अभी इसके पश्चात जैसे दूध पिलोते हैं ना, तो माता ऐसे करती थी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करती थी। तो अभी जैसे दूध ऐसे पिलोते हैं, तो पीछे ये हाथ यहाँ से जाएगा, पीछे जाएगा यहाँ तक, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप। चलिए, राइट हैंड पीछे गया,
और लेफ्ट आगे की तरफ आया, जितना आगे हो सकता है करना है। फिर दूसरा हाथ इसी तरह से, राइट अब आगे गया, लेफ्ट पीछे गया। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9 और ये 10। ऐसे करके आप करेंगे तो बहुत आपको इस चीज का बेनिफिट होगा। और एक है इस प्रकार से जैसे चलना होता है, यहाँ बैठे हैं आप ऐसे ऐसे करिए, मूव कर रहे हैं आप। फिर इसी तरह से पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ। हिप्स से आप जैसे शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने सेवा का मौका दिया। आपके स्वास्थ्य के लिए शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, अभी हमने योगिक एक्सरसाइजेस की शरीर की फिटनेस के लिए। अभी हम सब मिलकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। ये मेंटल मेडिटेशन है, माइंड से योग करना है। वो हमने शरीर से योग किया, वो योग की शारीरिक एक्सरसाइजेज हैं। ये मन की एक्सरसाइज है, तो अभी हम मन की एक्सरसाइज करेंगे ताकि मन भी फिट रहे, तन भी फिट रहे। तो अपने मन को चारों तरफ से एकाग्र करके अपनी भ्रिकुटी में आ जाइए। शंकर जी का जहाँ तीसरा नेत्र दिखाते हैं उसे शिव नेत्र भी कहते हैं। ऐसे समझो मेरी भी भ्रिकुटी में तीसरा नेत्र है। मैं त्रिनेत्री आत्मा हूँ। मेरे 3 नेत्र हैं, 2 स्थूल नेत्र, 1 सूक्ष्म नेत्र। मेरे मस्तक में भी नेत्र है, ज्ञान का नेत्र, ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र। स्थूल नेत्रों से इस दुनिया को देखते हैं, सूक्ष्म नेत्र से आत्मा परमात्मा तीनों कालों को देखते हैं, त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हम सब बन जाते हैं। मैं चैतन्य ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। आई एम एन इटर्नल सोल। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, सदा रहने वाली आत्मा हूँ। ये शरीर बदलते हैं, कितने शरीर बदल लिए, लेकिन मैं कांस्टेंट आत्मा हूँ। सभी शरीरों के मध्य ये एक सूत्र है आत्मा। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आँख नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं मुख नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मस्तिष्क नहीं हूँ। ये शरीर मेरा माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का माध्यम।
मैं सभी भावों की अभिव्यक्ति शरीर द्वारा करता हूँ। मैं आत्मा। जब मैं शांत होता हूँ तो मेरा चेहरा बदल जाता है। जब मैं क्रोधित होता हूँ तो मेरा चेहरा बदल जाता है। मैं आत्मा हूँ। मेरा मौलिक स्वरूप ओरिजिनल नेचर पीस एंड प्योरिटी है। मैं पवित्र आत्मा हूँ। परम पवित्र परमात्मा की याद से धीरे धीरे मैं प्योरीफाई हो रही हूँ, डिविनाइज हो रही हूँ। अभी तो मन बुद्धि में बहुत विषय विकार हैं जो योग की शक्ति से आत्मा का पवित्रीकरण हो रहा है, प्योरिफिकेशन हो रहा है, डिविनाइजेशन हो रहा है, दिव्यीकरण हो रहा है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। रिलैक्स योरसेल्फ। भी आपको अभ्यास हो गया रिलैक्स होने का। सारे शरीर को ढीला छोड़ दो, फ्रॉम हेड टू टो, नख से शिखा तक, नाखून से शिखा तक, पैर के नाखून से सारा शरीर रिलैक्स कर दो। सुख आसन में बैठो। शरीर में कहीं तनाव, दबाव ना हो। शरीर शांत, रिलैक्स्ड, शिथिल, मेंटली अलर्ट, अवेयरनेस, फुल माइंडफुलनेस। अपने श्वासों के भी साक्षी हो जाओ। लंबे गहरे सांस लो। फेफड़ों में वायु भरो, ब्रीद इन करो, साथ में ओम भीतर जाए, ब्रीद आउट करो, शांति साथ में जाए। ओम शांति। शांति। मन में ओम और शांति साथ साथ चले। श्वास भीतर, ओम भीतर, श्वास बाहर, शांति बाहर। मन बुद्धि शांत हो रहे हैं। बी द विटनेस टू योर ब्रीदिंग। अपने श्वासों के भी साक्षी हो जाओ। मैं आत्मा अपने श्वासों की भी साक्षी हूँ। मैं अपने श्वासों को आता जाता देख रही हूँ। लंबे गहरे सांस। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि वो आकर हमें एक मधुर ईश्वरीय गीत सुनाएंगे। आज का जो गीत है, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते। जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं।
सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है। डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। बहुत ही सुंदर भाव है, क्योंकि जिसके साथ वो सर्वशक्तिवान है उसके सब बिगड़े काम भी संवर जाते हैं। अपनी नैया प्रभु के हवाले कर दो तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का गम जीवन में नहीं रहेगा। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि जो टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, हाउ टू से व्हाट आई वांट टू से, हम लिसनिंग की कि कैसे सुनना चाहिए, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। जो अच्छा लिसनर है वही अच्छा स्पीकर हो सकता है। तो हमने कई बातें डिस्कस की हैं, कुछ और पॉइंट्स आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद आज कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक जो है आज कंक्लूड करें। इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग। सुनने के ऊपर एक बहुत ही सुंदर वक्तव्य मार्क ट्वेन का है। उसने कहा कि अगर प्रभु ये चाहते कि हमें जो है काफ़ी ज़्यादा बोलना है तो हमें वो 2 कान और 1 मुख ना देता। इफ वी वर सपोज टू टॉक मोर देन वी लिसन, तो हमें फिर मुख भी 2 मिलते ताकि हम खूब बोल सकें। तो 2 कान देना ही सिद्ध करता है कि लिसनिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है। डबल द स्पीकिंग, वी वुड हैव बीन गिवन 2 माउथ्स एंड 1 ईयर। तो इसलिए हमें सुनना अधिक चाहिए, बोलना बहुत सोच समझ के चाहिए। हमारे शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी में बहुत जो क्लेश है इसी बात के होते हैं। हमारे शब्दों का चयन गलत होता है, हमारी टोन गलत होती है, हमारी बॉडी लैंग्वेज गलत होती है, हमारी आंखों से हमारे भाव दिखते हैं। हम क्रोध में बोलते हैं, इरिटेशन में बोलते हैं, कई बार हम जो है व्यंग के बोल बोलते हैं, किसी को ताने मारते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें अपने ज़िंदगी में इसके ऊपर तो बहुत साधना करनी है, वाणी के ऊपर। जिसने वाणी को साध लिया, वाणी संयम कर लिया। अब वेद शास्त्र के मंत्र या हम जो ज्ञान सुनते हैं ये किस लिए है? ताकि हम लोगों का जो वाणी से शब्द निकलते हैं वो कंसिडर्ड वर्ड हो,
हम लोगों के सोचे समझे नापे तोले हुए, जैसे उस दिन भी हमने कहा था कि कम बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो, तोल के बोलो, कल्याणकारी बोल बोलो, परमात्मा से जोड़ने वाले बोल बोलो, अच्छे बोल बोलो, जिससे सब सर्व का कल्याण हो। ऐसे बोल हमें बोलने चाहिए। तो हमें जो है, जो लिसनिंग के द्वारा हम मैसेज रिसीव करते हैं, तो उसको बहुत एकाग्र मन से हमें सुनना चाहिए। दूसरे को कई बार हम सुनते हुए भी मन में कई प्रश्न बना रहे होते हैं, या अपनी बातों से उसका मिलान कर रहे होते हैं, या हम कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे होते हैं। जैसे कई बार हम कोई सेमिनार्स, सिंपोजिया अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे हम सुन भी रहे हैं, क्वेश्चन भी बना रहे हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। उस वक़्त हम लोगों को सुनने के समय केवल मात्र सुनना चाहिए। इन्वॉल्व साइकोलॉजिकल कनेक्शन विद द स्पीकर। और इसमें वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक आपकी रेपो जो है स्पीकर के साथ एस्टैब्लिश करनी चाहिए है। इंक्लूड्स ए डिजायर एंड विलिंगनेस टू ट्राई एंड सी थिंग्स फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव। एक और डायमेंशन वो दे रहा है स्पीकर आपको, उस डायमेंशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, तो एक नई जो है उसको डिजायर हमारे भीतर होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए टू लर्न समथिंग न्यू। एंड इट आल्सो रिक्वायर्स दैट वी सस्पेंड जजमेंट एंड इवैल्यूएशन। हम उसका इवैल्यूएशन, आंकलन ना करें, जजमेंट ना करें, उस वक्त मात्र सुने, मात्र श्रोता होके सुने, कोई जजमेंटल ना हो। तो हम उसको अपने कॉन्शियस लेवल से भीतर जाने देंगे, नहीं तो वो हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं करेगा। हम जो हमारी नॉलेज है उतने तक ही रह जाएगी जितना हम जानते थे। और फिर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्पीकर कर रहा है, उसको भी हम समझने की कोशिश करें कि उसके पोस्चर, जेस्चर्स कैसे हैं। और स्पीकर जो है उसके जो नॉन वर्बल मैसेज है उसको समझने की कोशिश करें। और जो वर्बल है, पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स एंड फीलिंग्स, उसके जो शब्द हैं, उसके जो भाव हैं, उसको भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। कई लोग कई बार शब्दों को भी पकड़ लेते हैं, उसके भाव में नहीं जाते, तो भी जो है कई बार प्रॉब्लम हो जाती। कई बार कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके पास शब्द जो हैं ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो कई बार इतना अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो हम लोग सोचते हैं कि इसको ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था। हमें उसके भाव को देखना चाहिए। कई बार भाव का ही बहुत महत्व होता है। भाव अगर सुंदर हो तो कई बार शब्द जो है अधूरे भी हों या कम्युनिकेट नहीं कर पाए हैं, तो भी उनका भाव हमारे मन में पहुंच जाता है। तो हमें उनके भाव को भी, फीलिंग्स को भी देखना चाहिए। और अपनी लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो है स्पीकर को फेस करना चाहिए। जो वक्ता है उसको हमें फेस करने का सेंस क्या है? मेक श्योर टू फेस द स्पीकर। उसका मतलब है यू शुड मेंटेन आई कांटेक्ट। उसके साथ हमारा आई कांटेक्ट होना चाहिए। एंड गिव देम योर अनडिवाइडेड अटेंशन। और उसको पूरे ध्यान से, चारों तरफ से मन को हटाकर हमें उसको सुनना चाहिए। जैसे यू ऑल पीपल आर वेरी गुड लिसनर्स। आप इतने दिन से सुन रहे हैं, तो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और उसके ऊपर अपनी बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। तो आप लोग बहुत ही अच्छे लिसनर भी हैं, और जब आप बोलते हैं तो बहुत सुंदर बोलते भी हैं। यू आर गुड स्पीकर एज वेल एज गुड लिसनर। तो हमें ऐसा ही होना चाहिए। जो हमारे वेस्टर्न कल्चर हैं, पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर अगर कोई आई कांटेक्ट नहीं करता तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। वो कहते हैं भी बात जो है ना, आई टू आई कांटेक्ट करके करो। वहाँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ये मस्त है। अगर कोई स्पीकर जाके आई कांटेक्ट नहीं करता या नीचे वाले नहीं करते, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड गुड देयर। लेकिन भारत में कई बार ऐसी बात नहीं है। हम कई बार जो है आई कांटेक्ट, जैसे अपोजिट सेक्स है तो वहाँ आई कांटेक्ट की बात जो है कई बार उतना, कई जगह शाइनेस भी है। आपने देखा होगा कई लोग इवन अपने बॉस के साथ आंख मिला के बात नहीं करते, शाई फील करते हैं, हेजिटेंट फील करते हैं। तो उस शाइनेस से हमें बाहर आना चाहिए। और हम लोग तो और भी बढ़िया उसका हल देते हैं। आई कांटेक्ट के बाद हम सोल कांटेक्ट की बात करते हैं।
हम कहते हैं आप आंखों में नहीं देख सकते, भ्रिकुटी में देखिए। भ्रिकुटी में सोचिए, आई एम सोल टॉकिंग टू सोल। मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, मैं रूह रूह से बात कर रही हूँ। ये जिस्म तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ। तो बीच में जो बॉस का भाव है या कोई भी भाव है, हम उन भावों से भी ऊपर उठ जाएंगे और हमारे मन में जो शाइपना, हेजिटेंस, वो सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। तो कई जगह जो है कल्चरल टैबूज भी होते हैं, आंख उठा के नहीं देखना है। कई कौमों में ऐसी चीज होती है कि आंख उठा के नहीं देखना है, नीचे ही देखना है। तो वो सारी बातें हैं, लेकिन जो अच्छा प्रेजेंटर होता है और अच्छा जो लिसनर होते हैं, वो आपस में आई कांटेक्ट या हमने कहा सोल कांटेक्ट करके हमें बात करनी चाहिए। और जब हम सुनते हैं तो ओपन माइंड, जैसे पहले भी कहा कि डोंट जज और मेंटली क्रिटिसाइज। कई लोग मन के अंदर ही, अभी वो शुरू ही नहीं हुआ होता, पहले ही है थोड़े में ही कर दे रहा है कुछ नहीं, दिस इज नॉनसेंस। तो इस तरह से हमें कभी नहीं करना चाहिए। स्पीकर को कई बार कईयों की स्टार्ट अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके पास कंटेंट बहुत अच्छा होता है और बाद में वो जो है इतना अच्छा करते हैं कि हमें लगता है कि हमने जो ओपिनियन फॉर्म की थी दैट वाज रॉन्ग। तो लेट द स्पीकर फिनिश व्हाट ही और शी वांट्स टू से, देन डोंट इंटरप्ट द स्पीकर। कई लोग ना बीच में भी टोकते रहते हैं, तो बीच में कभी भी स्पीकर को टोकना नहीं चाहिए। दिस इज कंसिडर्ड ए सॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, एक तरह का उसका अपमान है जब आप बीच में टोक देते हो। तो दिस इंडिकेट्स दिस रिस्पेक्ट टू द स्पीकर। जब तक वो पूरा न कर ले अपनी बात को, तब तक हमें बीच में, वैसे भी जो वार्तालाप की शिष्टाचार है, जो वार्तालाप के नियम है, उसमें भी ये होता है कि दो व्यक्ति बात कर रहे हो, तीसरा बीच में ना जाए। अथवा जो हम कह रहे हैं कि मिडवे बीच में ना, अभी वो बात पूरी नहीं की होती, वो क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कई बार दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, दोनों अपने मन में कुछ और सोच रहे हैं। वो ये सोच रहा है कि मैंने कौन सी बात करनी है, दूसरा सोच रहा है मैंने कौन सी बात करनी है। तो बीच में कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम्म हम्म, वो पूछ ले अगर क्या सुना, तो हमारे पास जवाब नहीं होता क्योंकि हम सुन रहे ही नहीं थे। तो वी आर नॉट गुड लिसनर एट दैट मोमेंट। हम लोग अपनी बात तो कहना चाहते हैं, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, विच इज रॉन्ग, ये गलत है। हमें वार्तालाप का शिष्टाचार भी सीखना चाहिए। हमने ज्ञान अमृत कलश के ऊपर वार्तालाप के नियम के ऊपर भी एक वीडियो डाली हुई है ज्ञान अमृत कलश पे, उसको भी आप देख सकते हैं कि वार्तालाप के, बातचीत करने के क्या नियम हैं, उन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। दूसरा है जस्ट लिसन, सुनते समय सिर्फ सुनो। और क्या करना है हमें, अच्छा लिसनर क्या होता है, वो उसके कीवर्ड्स को देखता है कि उसमें मेन बिंदु कौन से हैं। थिंक अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग रादर देन व्हाट यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड विद। आप क्या रिस्पॉन्स करने चाहें, क्या प्रतिक्रिया करना जा रहे हैं, उस वक्त वो मत सुनिए, मत सोचिए। उस वक्त तो जस्ट लिसन। फिर बी अटेंटिव एंड रिलैक्स्ड, हमें ध्यान से सुनना चाहिए और रिलैक्स होकर सुनना चाहिए। उसको मार्जिन देनी चाहिए हमें कि वो अपने दिल की बात कह सके। तो और उसको अगर हम मदद कर सकें कि वो रिलैक्स होकर अपनी बात कर सके, और भी अच्छी बात है। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय योर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। उस वक्त आपके जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं, थोड़ी देर के लिए अगर आप स्टॉप करके सुन सकें तो नथिंग लाइक इट, बहुत ही अच्छी उसको बात समझा जाता है। फिर है टेक्निक ऑफ एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है, रीफ्रेज, रीस्टेट व्हाट वाज सेड बाय स्पीकर इन योर ओन वर्ड्स। अगर हम चाहते हैं कि उसको हम अच्छे से सुन रहे हैं, तो अभी तक स्पीकर ने क्या कहा, हम ज़्यादा ये कर सकते हैं कि जिस वक्त वो समाप्त भी करता है, हमने बात भी करनी है, तो उसकी बात को ही हम रीफ्रेज करके और बड़े सुंदर शब्दों में पहले उसको कहें, सर आपने ये कहा, सर आपने ये कहा। तो एक अच्छे भद्र तरीके से हमें वो सब करना चाहिए। तो उससे हमारे पास भी जिस्ट आया और
जो स्पीकर है उसको भी लगता है कि मेरी बात को अच्छे से ग्रहण किया गया है, और पुल टुगेदर द मेन पॉइंट्स ऑफ ए स्पीकर, उसमें स्पीकर के मुख्य मुख्य क्या बिंदु एम्फेसाइज किए, जिनके ऊपर जोर दिया गया, हम लोगों को वो समराइजेशन भी अपने मन में बिंदु, हम कई बार नोट्स भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बीच में टोके बगैर हम नोट्स ले सकते हैं, उनकी हम बाद में चर्चा कर सकते हैं। और दूसरा होता है, वो कहते हैं चैलेंज द स्पीकर टू थिंक फर्दर, जब वो खत्म हो जाता है तो कहते हैं ठीक है, ये डायमेंशन आपने बताई, थैंक यू वेरी मच, अब हम इसके ऊपर फर्दर इन इन बिंदुओं पर या इन आगे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। तो चैलेंज द स्पीकर टू थिंक फर्दर, क्लैरिफाइंग बोथ यूअर एंड देयर अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कुछ पॉइंट्स में डाउट्स रह गए हैं, उसमें प्रश्नोत्तरी हो सकती है, लेकिन जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी को भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। वी कांट पास ए जजमेंट, क्योंकि वी आर नॉट अथॉरिटी। हम अपनी बात कह सकते हैं नो डाउट, लेकिन उसके ऊपर हम इतना जोर ना दें कि मेरी बात ही मानी जाए, क्योंकि सत्य के इर्द गिर्द अनंत कोण बनते हैं, एक बिंदु के इर्द गिर्द 360 डिग्री का कोण बनता है। ये सारे कोण है दृष्टिकोण, ये 360 तो 1 डिग्री वाले हैं, हाफ डिग्री का करो तो 720 कोण है। तो एक बिंदु को अगर आधा आधा डिग्री का भी डिफरेंस हो तो 720 कोण बनते हैं दृष्टिकोण। तो आप सोच सकते हैं कि अनंत दृष्टिकोण है एक ही बिंदु को देखने के। तो हम ये नहीं कह सकते कि वट एवर आई हैव सेड इज करेक्ट और जो दूसरे ने कहा वो गलत है। हमें ऐसा दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिए। और पर्सनल बैरियर क्या है कम्युनिकेशन में? जैसे मान लो आपके हायर अप्स हैं, हायरार्की के अंदर जो हायर उनके साथ एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर, जो सुपीरियर होता है व्यक्ति, जो बॉस है आपका, तो इमीडिएट बॉस है, उनका एटीट्यूड कैसा है, उसके कारण भी हम कई बार जो है अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कई लोग फियर ऑफ अथॉरिटी के कारण अपनी बात नहीं कह पाते, उनको भय होता है कि कहीं इसको मिस इंटरप्रेट ना कर लें। कई बार कोई चीज़ गुड इंटेंशन में कही जाती है, लेकिन उस दिन बॉस का मूड ठीक नहीं था, तो उसने जो है उसको और सेंस में ले लिया, तो फिर वो आगे के लिए वो कभी भी राय देने से शांत हो जाते। और कईयों के पास फिर समय भी नहीं होता, कई कहते छोड़ो पर कुछ नहीं रखा। और कईयों को अवेयरनेस की भी कमी होती है कि कोई बात कैसे कहनी है। तो मेजोरिटी ज़्यादातर ऐसे ही होती है, कोई विरले होते हैं जो जाके अथॉरिटी को भी बताते हैं। और उसमें भी कई ऐसे होते हैं जिसको साइकोफेंट्स कहते हैं। बॉस को जाके बस उन्होंने यही कहना है कि आज सर आपने स्पीच बहुत अच्छी की, आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, हर जगह उन्होंने बॉस की प्रशंसा ही करनी है और बॉस को भी वही पसंद आते हैं, तो वो एक कोटरी सी बन जाती है। फिर है बैरियर विद सबॉर्डिनेट्स, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। जो है ना, कई जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी अनविलिंग होते हैं, वो कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते। और कई आजकल जो सिस्टम में अगर कोई इंसेंटिव नहीं हो, कहते हैं गाड़ी चल रही है चलने दो, लेकिन इस ढंग से ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि इजिप्ट के अंदर जब कोई वो बात करते हैं तो सबको खुल के बात करने का मौका देते हैं, छोटे से छोटे बंदे से बॉस बैठ के बात कर लेते हैं और उनको कोई डांट फटकार नहीं करते कि व्हाई यू सेड लाइक दिस। तो हम लोगों के अंदर भी मैनेजीरियल तो हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव की बात जो है, किसी ने कहा था हम एडमिनिस्ट्रेटर कम बने, हम मैनेजीरियल कैपेसिटी वाले बने। मैनेज का मतलब है किसी भी तरह से टू गेट द वर्क डन, अपना काम जो है हमें जो ऑफिस का है ये इस ढंग से प्यार से, है ना, हार्मनी से उस काम को निकलवाएं कि वहाँ पे जो है ना वातावरण भी अच्छा बने, वातावरण भी शुद्ध बने। जब वो वातावरण अच्छा बनेगा तो आपको पता है इंस्टीट्यूट फ्लरिश करेगा। और घर में जहाँ वातावरण अच्छा होगा वो घर में भी हर वक्त हंसते रहेंगे, सब लोग एक दूसरे को हंसाते रहेंगे। हमने ऐसे परिवार देखे हैं जहाँ पिता भी बैठा है, माता भी बैठी है, भाई बहन भी बैठे हैं,
दोस्त मित्र भी बैठे हुए हैं और खूब अच्छे से हंसते हंसते बातें हो रही हैं, कोई तनाव का वातावरण नहीं है। तो ऐसा माहौल होना चाहिए। नहीं तो बेटा एक कमरे में, माँ एक कमरे में, माता पिता एक कमरे में और दूसरा बेटा दूसरे कमरे में, ऐसे इस वक्त मैंने अपनी आंखों से देखा है। और वो एक दूसरे से इवन जो कम्युनिकेशन विद इन द फैमिली है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो गए। तो ये एक शुभ घटना नहीं है जो हम लोगों के रिलेशनशिप भी बड़े इनफॉर्मल की बजाय फॉर्मल से होते जा रहे हैं, इवन विद इन द फैमिली मेंबर्स। दिस इज ए ट्रेजिक इवेंट मेरे दृष्टि में। तो वी नीड टू डेवलप आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे ओरल प्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि ऑडियंस की अवेयरनेस हमें चाहिए और लिसनिंग भी क्रिटिकल होनी चाहिए, जैसे हमने बात की है पहले भी। और जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है उसको भी समझना चाहिए, दैट इज आल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और अगर रिटर्न है तो एकेडमिक राइटिंग है मान लो या साइंटिफिक राइटिंग है, तो उसमें रिवीजन और एडिटिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार हम एक ही चीज़ को बार बार कह रहे होते हैं, एडिटर की जॉब होती है कि उसको एडिट करे, संपादन करे विदाउट लॉस ऑफ मीनिंग, प्रिसाइज करे, उसको कंसाइज करे। तो रिवीजन भी हो, एडिटिंग भी हो, और हम उसके लिए अपनी रीडिंग को भी अच्छा बनाएं, क्रिटिकल रीडिंग हो हमारी, और साइंटिफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बहुत अच्छे ढंग से हो, चाहे वो साइंटिफिक हो चाहे दूसरे हो, नॉन साइंटिफिक हो। इन नॉन वर्बल में भी ऑडियंस अवेयरनेस इज मस्ट। पर्सनल प्रेजेंटेशन, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपकी ड्रेस कैसी है, आपके चेहरे पे स्माइल कैसी है, आप डल एंड ड्रैब हैं या आप बीच बीच में आनंदित भाव में आ जाते हैं, किस तरह से आपकी, हाउ यू आर रेंडरिंग योर प्रेजेंटेशन, एंड आपकी पर्सनल प्रेजेंटेशन कैसी है, और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज। तो वो सारा जो है ये सब कम्युनिकेशन की स्किल्स को डेवलप करने की बात है। तो एक इसमें हमने ये देने की कोशिश की है कि कोई भी रिपोर्ट जो है उसमें 5C जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे मान लो कोई हेल्थ रिपोर्ट है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए। 5C हैं। ऐसे हमारे भी हम लोग जो बात करते हैं उसके अंदर भी ये 5C होने चाहिए। जैसे अभी हमने सिर्फ हेल्थ रिपोर्ट की एक डिस्कशन की कि जो भी हेल्थ रिपोर्ट है, आपने कोई टेस्ट वगैरह कराए हैं, तो ये इट शुड कन्वे ऑल द फैक्ट्स अबाउट दैट। ए कंप्लीट रिपोर्ट ऑलवेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रेलेवेंट नेगेटिव और पॉजिटिव फाइंडिंग्स, जो सारी उसमें दी होती हैं, या अपर लेवल, हायर लेवल, और उसमें कौन कौन से क्रॉस कर रहे हैं। और वो कंसाइज होने चाहिए, उसमें नॉन रेपिटिटिव होनी चाहिए, उसमें जो शब्दों का प्रयोग है बहुत सोच समझ के कहना चाहिए उसको, और क्लैरिटी से कहना चाहिए। प्रिसाइज, कंक्रीट, फेमिलियर वर्ड यूज करने चाहिए। कई बार हम जार्गन यूज कर लेते हैं, हाई साउंडिंग वर्ड यूज कर लेते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि फेमिलियर वर्ड्स का यूज हो, ऐसे सेंटेंसेस हों या पैराग्राफ्स हों जो अंडरस्टैंडेबल हों, क्लैरिटी हो जिसमें। फिर कंपैरिजन जो होता है वो प्रीवियस रिपोर्ट से, या जो भी आपके डॉक्टर हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं, और उससे क्या है कि वी विल अंडरस्टैंड द रिपोर्ट बेटर। तो अपनी जो रिपोर्टें हैं वो कंपैरिजन भी उसका होना चाहिए, और करेक्टनेस कितनी है उसमें, दैट देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर्स भी ना हो, एंड द प्रिसाइज लोकेशन साइज, मान लो किसी के स्टोन है, गाल स्टोन है, या मान लो किडनी में स्टोन है, तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन, साइज वगैरह, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह ये सारे भी एक तरह के कम्युनिकेशन ही है। हम रिपोर्ट्स के द्वारा भी अपने को कम्युनिकेट करते हैं, वो साइंटिफिक टेक्निकल रिपोर्ट्स भी हो सकती हैं, या एनी अदर टाइप ऑफ रिपोर्ट हो सकती है, किसी चीज़ की फाइंडिंग भी हो सकती है। तो उसमें ये क्लैरिटी, कंपैरिजन, करेक्टनेस, ये सारे जो मुद्दे हैं, कंप्लीटनेस और कंसाइजनेस,
इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो ये भी एक कम्युनिकेशन का एक अच्छा मीडियम बन जाता है। इसलिए ये भी कम्युनिकेशन का बेस्ट जो तरीका है वो है कि हमें जो है हमें मुस्कुराते रहना है। हम रोज इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि हम लोगों में एबिलिटी टू स्माइल, ये परमात्मा प्रदत्त दी हुई हमारी स्माइल है, इससे हम दिलों पे राज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है स्माइल को भूल गए हैं। जैसे हमने उस दिन भी चर्चा की थी, एक छोटा बच्चा 250 से 400 बार तक रोज स्माइल करता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी स्माइल कम होती चली जाती है, हमारा मुस्कुराना कम हो जाता है। हमारे गीत भी फिर ऐसे बनते हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो हमारे मुस्कुराहट के पीछे भी गम छुपे होते हैं, हम गमों को छुपाने के लिए मुस्कुराहट लाते हैं। हमारी जेन्युइन स्माइल नहीं होती है। लेकिन अगर हम ज्ञान योग की शरण में आ जाते हैं, सत्संग की शरण में आ जाते हैं, अच्छे लिटरेचर की शरण में आ जाते हैं, अच्छे लोगों के शरण में आ जाते हैं, तो हमारे चेहरे पर भी नेचुरल स्माइल आनी शुरू हो जाती है। नहीं तो मस्ती तो बनी रहती है। तो इसलिए हमें हर वक्त स्माइल करना चाहिए। स्माइल जैसी कम्युनिकेशन, सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन जो है स्माइल से होती है। तो आज हम मुरली के पॉइंट्स कुछ पढ़ेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चों, जीते जी इस शरीर से अलग हो जाओ। देखो, मरने पे तो आत्मा शरीर से अलग होगी ही, और जैसे ही वो हीरा इस शरीर रूपी डिब्बी से अलग होता है तो इस डिब्बी की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि हीरा निकल गया, हीरा चला गया तो डिब्बी की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम चाहे कितना खूबसूरत हो, कितना प्यारा हो, कोशिश ये होती कि रात को रखना ना पड़े, क्योंकि सारी रात जागना पड़ेगा और फिर खाना भी नहीं कोई खा सकते। तो भगवान हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम जीते जी मरने का अभ्यास कर लो, तुम जीते जी शरीर से अलग होने का अभ्यास कर लो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इस बोध को जागृत करो। हमें आसानी से ये बोध जागृत नहीं होता है। फिर हमें लगता है अपना नाम रूप ही याद रहता है, मैं फलाना हूँ। अवतार कोई नाम लेगा तो मैं एकदम उसको देखूंगा, जबकि रियल में तो मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के अंदर रहने वाली। लेकिन इतना आइडेंटिफाई कर लिया हमने अपने शरीर के साथ कि हम ये भूल गए कि मैं कौन हूँ। तो बाबा ने आज कहा, शिव बाबा ने, कि जीते जी शरीर से अलग होने का हम अभ्यास करें, अशरीरी आत्मा बनकर शिव पिता को याद करें, और बॉडीलेस इनकॉर्पोरियल बन करके, अशरीरी बन करके। आत्मा जब आई थी तो अशरीरी थी, जब परम धाम से आत्मा इस सृष्टि पर आई तो हम अशरीरी थे, हमारे ऊपर शरीर रूपी वस्त्र नहीं था। इस वस्त्र का निर्माण यहीं पे हुआ, इस वस्त्र का निर्माण माता के पास हुआ। तो हम आत्मा थे उस वक्त, हमारे ऊपर वस्त्र नहीं था, अशरीरी थे हम। ऐसा करने से जब हम बॉडी से सोल को अलग करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो इस प्रैक्टिस में बैठे होते हैं, जो अपना योग में स्थित हो जाते हैं, तो डेड साइलेंस की स्थिति का अनुभव करते हैं, शून्यता का अनुभव करते हैं, शून्य समाधि का अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा करने से धीरे 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 यू विल एक्सपीरियंस डेड साइलेंस। लेकिन ये साइलेंस में स्वीटनेस भी होती है। ये जो शांति है ये विधायक शांति, पॉजिटिव साइलेंस है। ये नकारात्मक नहीं, जो मेडिटेशन से आता है। फिर है स्पिरिचुअल फाउंडेशन मजबूत करने का आधार क्या है। हमारी स्पिरिचुअल जो फाउंडेशन है, नींव है, वो मजबूत हो, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए है मन से, वाणी से, कर्म से हमें प्योरीफाई करना होगा, खुद को मेहनत करनी होगी। हमारी सोच पवित्र होनी चाहिए, सोच को पवित्र करना होगा, विकारों से ऊपर उठना होगा, निर्विकारी बनना होगा। अगर हम निर्विकारी नहीं बनेंगे
तो हमारा मेडिटेशन योग लगेगा नहीं परमात्मा से, नॉइज क्रिएट होगी, हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती जाती है, अंतःकरण की शुद्धि शास्त्रों में कहा है कि अंतःकरण जितना शुद्ध होता है, कॉन्शियंस जितनी क्लियर होती जाती, प्योरीफाई होती जाती, उतना हमारा स्पिरिचुअल फाउंडेशन मजबूत होता जाता है। जितना जितना आत्मा पवित्र अर्थात सच्चा सोना बन जाती है, प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, नो अलॉय मिक्स्ड, मिक्सचर कुछ नहीं, प्योर गोल्ड सोल सोल बन जाएगी, उतनी आध्यात्मिक नींव मजबूत होती जाती। जो भी लोग साधना तपस्या करते हैं, किस लिए करते हैं? वाई देर इज पेनेंस, पेनेंस क्यों है, साधना क्यों है? इसीलिए खुद को क्यों तपा रहे हैं, इंद्रियों को वश में क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा मन हमारा कहना माने, हमारे मन में पवित्रता हो, हमारी वाणी में पवित्रता हो, हमारे कर्मों में पवित्रता हो। और वो सब कैसे होगा? जब हमारे विचारों में पवित्रता हो। और विचारों में पवित्रता कैसे आएगी? वो सत्संग से आएगी, वो मेडिटेशन से आएगी। तो हमें अपने आप को पवित्र बनाना है, क्योंकि पवित्रता ही स्वराज्य का अधिकार है। स्वराज्य मैंने सेल्फ रूल, rule of the soul over our body. I am the captain of this body. I am the ruler of this body. I am the ruler of mind. तो हमारी जो है पवित्रता से ही स्वराज्य की स्थापना होगी, और कोई तरीका नहीं है। तुम्हें जीते जी मरना है, अर्थात जीते जी मृत्यु का साक्षात्कार कर लेना है। थोड़ी देर के लिए हम 1 मिनट के लिए सिर्फ हम ये देखें कि वो दिन भी आएगा जिस दिन हमारी मृत्यु होगी, इसमें कोई संदेह तो नहीं है। तो क्या हम 1 मिनट के लिए अपना वो मृत्यु वाला रूप देख सकते हैं? अभी इसी क्षण क्या हम देख सकते हैं कि आत्मा निकल गई, मेरी बॉडी पड़ी हुई है, रिश्तेदार संबंधी इकट्ठे हो गए हैं और सब आसपास बैठे हुए हैं, फिर ये देखें कि हमें शमशान ले जा रहे हैं हमारे शरीर को? क्या हम ये देख सकते हैं, या कहेंगे ये अच्छी थॉट नहीं है? तो इस भाव को भी हमें कई ऋषि मुनि योगी इस चीज का अभ्यास करवाते हैं कि जीते जी मृत्यु का साक्षात्कार करो। मृत्यु का साक्षात्कार अर्थात शरीर और आत्मा को अलग करके देख लेना। जब कहते हैं जिस वक्त शमशान में बॉडी को जलाया जाता है, तो वो आत्मा में ही मौजूद होती है, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म शरीर में। वो देख रही होती है कि कितने लोग हंस रहे हैं, कितने लोग सीरियस हैं, कितने लोग प्यार से याद कर रहे हैं, कितने लोग स्वार्थ के कारण याद कर रहे हैं। वो पूरी रिपोर्टिंग आपकी लेके फिर जाती है वहां से। वो भी कहते हैं ना, कोई 13वां दिन, कोई 17वां दिन। तो इस ढंग से जो मान्यताएं बनी हुई हैं, इनके पीछे भी लॉजिक होते थे। तो हमें भी अपनी मौत का साक्षात्कार जीते जी कर लेना चाहिए। हमारे माउंट आबू के अंदर जब हम कहीं जाते हैं कई लोग, तो कई वहाँ माताएं बहनें भाई वहाँ एक दिन अपना मरने की रस्म करते हैं। मरने की रस्म में वो सब मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, और जो भी जीते जी जो है उन्होंने जो भी करना है, जैसे कहते हैं ना, मरने के बाद मेरा खाना होगा, मरने के बाद कोई दान पुण्य करना है। अब जीते जी वो अपना दान पुण्य अपने हाथों से करके जाते हैं। हमने जो दान पुण्य करना है अभी कर लिया, हमने तो जीते जी मरना मना लिया, उसको सेलिब्रेशन की तरह कर ली, हम तो जीते जी मर गए। और उसके बाद कईयों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो हमारे मधुबन में, माउंट आबू में जीते जी मरने की रस्म करते हैं। गुरबाणी में भी है, जीवत्या मर रहिए ऐसा जोग कमाइए, हे प्राणी ऐसा योग कर कि जीते जी मर जा। जीते जी मरने का एक और अर्थ भी है। वो अर्थ क्या है? जब कोई मर जाता है, जैसे हम जिंदे हैं तो एक छोटी सी सुई भी चुभ जाए तो दर्द होती, लेकिन जिस दिन मर जाते हैं, अगर मुर्दे को आप सुई क्या उसके ऊपर 10-12 मन लकड़ी डाल देते हैं तो भी नहीं बोलता, वो कहता नहीं मुझे दर्द हो रहा है, फीलिंग हो रही है कोई। तो जो जीते जी मर जाते हैं इस संसार से,
उनको कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, वो धीरे धीरे इम्यून हो जाते हैं, दे डेवलप इम्यूनिटी। तो अच्छे के लिए तो वो सेंसिटिव रहते हैं, बुरे के लिए इम्यून हो जाते हैं। तो वो हमें भी जीते जी जीवते अमर रहिए ऐसा जोग कमाइए, जीते जी हमें अपने आप को, जैसे बाबा ने कहा कि मृत्यु का साक्षात्कार कर लो, शरीर और आत्मा को अलग करके देख लो, खुद को आत्मा पहचान लो, ये बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपको अशरीरीपन में डेड साइलेंस का अनुभव होगा, और फिर ये याद आएगा कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस बात का आपको ना अनुभव होगा बहुत अच्छे। यू विल रियलाइज दिस कि आई एम ए पीसफुल सोल। नहीं तो हम रिपीट तो करते रहते हैं, कई बार अनुभव नहीं करते। अभी हमें अनुभव की स्टेज में जाना है। वो तभी होगा जब हम उसका 24 आवर चिंतन करते रहते हैं मन के अंदर, तो फिर हमारा शांत स्वरूप प्रकट हो जाता है। जब आत्मा मैं कहती है तो देह अभिमान के कारण, बॉडी कॉन्शियस के कारण शरीर को ही हम मैं समझ लेते हैं। आज किसी को पूछो आप कौन है, तो मैं फलाना, अपनी डेजिग्नेशन में मेरी ये डिग्री, मैं फलाना, मेरे इतने बड़ी कोठी, बंगला, कार, इतने बच्चे, इतने बेटे, वो कितना वेल प्लेस्ड है। हम उन सबको बता के बहुत एक गर्व का अनुभव करते हैं। वो बॉडी कॉन्शियस वाला भी वो जो है हमारा, वो होता है इंट्रोडक्शन। लेकिन रियल इंट्रोडक्शन क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूँ? आई एम ए डिवाइन सोल, डिसेंडेंट ऑफ द सुप्रीम गॉड फादर। मैं उस परमेश्वर की संतान। असली एड्रेस तो मेरा ये है। लेकिन हम इस दुनिया में जब आते हैं तो काम चलाने के लिए, ये काम चलाऊ है, काम चलाऊ सरकार। तो काम चलाऊ सरकार के लिए हम अपना नामकरण वगैरह इसलिए करते हैं, नहीं तो दुनिया का क्रियाकलाप कैसे चलेगा। लेकिन इसमें हमें अहंकार में नहीं आना चाहिए किसी भी चीज के। इसी को कहते हैं जब हम आत्मा की बजाय खुद को देह समझते हैं, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो हम आइडेंटिटी क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, कुछ समझते कुछ हैं। योगी जी बरेली में जो थे, वो एक बहुत सुंदर बात कहा करते थे, जो दिखे वो कुछ का कुछ, जो ना दिखे वही सब कुछ। जो दिखे वो कुछ का कुछ, हमें कुछ का कुछ दिखाई दे रहा है। किसी शरीर में हमें बेटा दिखाई दे रहा है, किसी शरीर में पति दिखाई दे रहा है, किसी शरीर में पत्नी दिखाई दे रही। जो दिखे वो कुछ का कुछ, जो ना दिखे वही सब कुछ। और जो दिख नहीं रहा है, जो देख रहा है, उसको देखना है। आध्यात्म क्या है? टू सी द सीयर, टू नो द नोअर। जो जान रहा है उसको जानना, जो देख रहा है उसको देखना। तो इस तरह से हमें ट्रू आइडेंटिटी में जीना है। और वो ट्रू आइडेंटिटी गीता में भी क्या बताई अर्जुन को, कि तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, ये देह वस्त्र है, तुम वस्त्री हो इसको पहनने वाले, और तेरे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, तुझे याद नहीं, मुझे सब याद है। तो मुझे मन बुद्धि इंद्रियों पर स्वराज्य स्थापन करना है, तुम्हें सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनकर देव बनना है। बाबा कहते हैं कि तुम इस वक्त ब्राह्मण हो, ब्राह्मणी वृत्ति है तुम्हारी, तुम ब्रह्म मुहूर्त में जागते हो, तुम ब्रह्म विद्या पढ़ते हो, तुम ब्रह्म लोक को जानते हो, परम धाम को जानते हो, तुम दूसरों को ज्ञान सुनाते हो, तो तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। कलयुग में राजाओं की राजाई तो खत्म हो गई है, नेताओं मंत्रियों की कुर्सी भी, आजकल जो कुर्सी पे कांटे लगे हुए हैं, आज है कल होगा नहीं होगा, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, कोई सुख नहीं है। चारों तरफ जो है उनको, किसी को जेड सिक्योरिटी, किसी को वाई सिक्योरिटी, पता नहीं कौन कौन सी सिक्योरिटी, कि वो एक तरह से एक कैद में ही है। वो कुछ भी करना चाहते हैं तो पहले वो सिक्योरिटी वाले चेक करेंगे। तो एक तरह से कोई मुक्त नहीं है। सुख की राजाई तो है लक्ष्मी नारायण की राजाई। इसलिए वो दिखाते हैं ना क्षीर सागर में विष्णु जी शेष शैया पर पड़े हुए। हम आत्माओं को
स्वराज्य प्राप्त कर देवी देवता बनना है। तुम जानते हो इस समय तुम हो गॉडली स्टूडेंट। हम सब कौन हैं? वी ऑल आर गॉडली स्टूडेंट्स। हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं। ज्ञान सागर, पतित पावन, परम पिता परमात्मा, सत्यम शिवम सुंदरम हमें राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। भोलेनाथ बाबा हम सब की बुद्धि रूपी झोली रोज ज्ञान रत्नों से भर देते हैं। राजाओं द्वारा बैकुंठ का मालिक बना देते हैं राजयोग द्वारा। आओ हम तमोगुण रजोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा जैसा साधना वैसे वैसे हमारी सतोगुण की ओर, सत्यता की ओर हमारी यात्रा चल रही है। ये रूहानी यात्रा है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है, ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है। तो हम रेवोल्यूशन भी है, एवोल्यूशन भी है। हमारे भीतर आध्यात्मिक क्रांति घटित हो रही है। आज से कुछ दशक पहले लोग, हमने अपनी आंखों से भी देखा हुआ है, हमारे घर में भी ऐसे था। एक दिन पहले भी बताया था कि जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी होती थी, 25-30 मेंबर। हम जो है अपने जब नानका परिवार में जाते थे मामा जी के यहाँ, तो वहाँ पे 4 मामे थे और मासियाँ भी थी 3। तो सारे हम लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो ज्वाइंट फैमिली में बड़े प्यार से रहते थे। आज घर के 4 सदस्यों के भी विचार मिलते नहीं, औपचारिक संबंध हो गए हैं। जीवन में आनंद रस, प्रेम रस शुष्क होता जा रहा है। आनंद रस, प्रेम रस, स्नेह आंखों में समाप्त होता जा रहा है। अब एक परम पिता परमात्मा को याद करें। आप देखो ना, घर घर के अंदर सबके पास मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, बच्चों को प्राइवेसी चाहिए। हमारे यहाँ पे भी ऐसी फैमिलीज हैं, वो आगे माँ बाप बताते हैं क्या करें, बच्चे सुनते ही नहीं हैं और इतने हट्ठी हो गए हैं। तो ये क्राइसिस की स्टेज चली हुई है। आज अब कहते हैं कि परम पिता परमात्मा को याद करो तो जीवन में आनंद और प्रेम रस प्रकट होना शुरू हो जाता है। जब परमात्मा छूता है हमें, जब वो टच करता है, जब उसका स्पर्श मिलता है, तो हम आत्माओं को कितने आनंद की अनुभूति होती है। तो अभी हमारे इस सत्संग में भी कई आत्माओं को बहुत सुंदर अनुभूतियां हो रही हैं। मरजीवा जन्म वाले बच्चे शरीर से, संस्कारों के, स्वभाव के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि जो मरजीवा जन्म, जैसे जो अभी हमने चर्चा की, जीते जी जो मर जाते हैं, तो धीरे धीरे वो जो शरीर का आकर्षण है, शरीर का मोह है, उससे भी मुक्त होने लगते हैं, देह से डिटैच होने लगते हैं। जो हमारे भीतर संस्कार हैं, उन संस्कारों से भी डिटैच होने लगते हैं, जो नेगेटिव संस्कार है, जो स्वभाव है। कई बार हम कहते हैं ना, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। तो ये उससे भी वो मुक्त होने लगते हैं, जो जीते जी मर जाते हैं। फिर मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। फिर बाबा ने कहा कि पहले योग युक्त होकर अपने परम धाम की शांति में स्थिति में आओ। थोड़ी देर उसमें बैठो, आधा घंटा, पौना घंटा उसमें स्थित होके फिर दूसरे कर्म करोगे तो माइंड कूल बना रहेगा। अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आल्सो योर माइंड विल रिमेन कूल एंड calm। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति में रहो। हमारा अनादि आदि स्वरूप क्या है? सृष्टि के आदि में जो स्वरूप है वो है देवी देवता स्वरूप। उस रूप में रहें। और अनादि स्वरूप है शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, परम पिता परमात्मा की जो हम संतान है, वो हमारा अनादि आत्मिक स्वरूप है। तो उसमें स्थित रहें और ऐसे समझें जैसे भगवान अवतरित होके अपने को वो कार्य करता है सृष्टि पर आकर। तो हम आत्माएं भी अवतरित हुई, आत्मा समझ कर कर्म करें तो हम डिटैच होके रहेंगे। हमें रहना संसार में ही है, लेकिन कहीं फंसना नहीं है, क्योंकि फंसना है तो फिर रोना पड़ता है। आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति से वायुमंडल
पावरफुल बन जाता है, यही मनसा सेवा है। तो हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है, गॉड रियलाइजेशन करना है, तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है, हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। तो कंक्लूजन, एक चाइनीज प्रोवर्ब में किसी ने कहा था, ए मैन इज सेल्डम बेटर देन हिज कन्वर्सेशन। तो आपकी कन्वर्सेशन का, आपकी वार्तालाप का बहुत महत्व है। आप कैसे कहते हैं, कैसे सुनते हैं, ये सारी बातें। और ये एक दो स्लोगन है, डेयर टू ड्रीम, यू ब्लॉक योर ड्रीम व्हेन यू अलाउ योर फियर टू ग्रो बिगर देन योर फेथ। आप अपने ड्रीम को पूरा नहीं होने देते, खुद ही रुकावट बन जाते हैं, विघ्न रूप हो जाते हैं, जब आप अपना भय बीच में ले आते हैं। और आपके फेथ से, आपकी आस्था से, आपका फियर जब ज़्यादा हो जाता है, भय ज़्यादा हो जाता है, तो आप अपने ड्रीम के रास्ते में खुद ही विघ्न बन जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है, और हम लोगों को स्ट्रांग बनना है, फियर में नहीं आना है। फेथ, जिनका परमात्मा पर भी विश्वास है, आज भी कौन सा गीत गाया, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। फिर है, ए ड्रीम इज जस्ट ए ड्रीम। एक जो स्वप्न है केवल मात्र स्वप्न है, लेकिन एक गोल जो होता है वो भी है तो स्वप्न, लेकिन विद ए डेडलाइन। ड्रीम विद ए डेडलाइन, तो हम उसको फिर अचीव कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ये गूगल बॉय जो था, वो हमें यहाँ पे, इसको भी सम्मान मिला था, हरियाणा गौरव सम्मान, तो उस वक़्त की ये फोटो है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत प्यार से सुना। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अभी किसी का कोई प्रश्न हो वो हम ले सकते हैं। हेलो, ओम शांति। डीएम गांधी बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ ओम जी, शांति, ओम शांति। हाँ जी, जैसे आपने इसी आत्मा के बारे में बता रहे थे मुरली पॉइंट्स में, तो जब आदमी आत्मा छोड़ जाती है शरीर से तो डेड हो जाता है, वो पता लगता है कि आत्मा चली गई है। पर जब आत्मा अंदर शरीर में आती है, हाउ ही फील्स, कैसे फील करता है बंदे, एट व्हाट स्टेज एंड हाउ ही फील्स। नहीं, ये आप जब गर्भ में प्रवेश होती तब की बात कर रहे हो? नेचुरली जब निकल जाती है तो लोगों को महसूस होता है, हाँ आत्मा चली गई। ऐसा और है, आत्मा जब आती है अंदर, वो कैसे महसूस करते हैं? हाँ, इसमें माताएं ये बताती हैं कि जिस वक्त बच्चा 4th या 5th मंथ में जब बॉडी कंप्लीट हो जाती है, तो फीटस कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें फिर सोल की एंट्री होती है। तो उसके बाद बॉडी में उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती, हलचल शुरू हो जाती बॉडी के अंदर। उस वक्त जो है माताओं को अनुभव हो जाता है कि बच्चा मूव भी कर रहा है और उसकी मूवमेंट शुरू हो गई है, तो आत्मा जरूर प्रवेश कर गई है, ऐसा उस वक्त अनुभव होता है। उस वक्त भीतर उसके क्या चल रहा है, पिछले जन्म में वो कहाँ से आया है, तो कहने में लिखा तो शास्त्रों में बहुत कुछ है कि उस वक्त भगवान से बड़े वायदे करता है कि मुझे एक बार यहाँ से निकाल लो, इस काल कोठरी से, तो फिर मैं जाके तुझे बहुत सिमरन करूँगा। लेकिन जिस वक्त इस दुनिया में आता है, पहला श्वास लेता है, तो कई हंसी में कहते हैं, तो वो करता है वहाँ वहाँ वहाँ, कि वहाँ की बात वहीं रही। तो ऐसे हंसी में लोग कहते हैं। तो हम लोग वायदे तो बहुत करते हैं, तो लेकिन हमें जो है वो उस वायदे को निभाते नहीं है। तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि जिस वक्त आत्मा प्रवेश होती है, तो उस वक्त उसमें हलचल, मूवमेंट होती है। अब बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, दैट वी कैन नॉट टेल। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। चलो, बहुत अच्छा लगा, आज हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। इस टॉपिक की भी बड़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम सारी जिंदगी यही नहीं सीख पाते, हाउ टू से, व्हाट टू से, व्हेन टू से, और कैसे कहना है, उसकी क्या मर्यादाएं हैं, वाणी की क्या मर्यादाएं हैं, कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कितने शब्दों में बोलना चाहिए, एडिटेड हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए,
हम कुछ भी बोल जाते हैं, कई बार टू मैनी वर्ड्स बोल जाते हैं जिसके लिए हम बाद में पश्चाताप करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। फिर क्रोध में आके तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। हमें तो कई लोग, तो मैंने एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी है, वैसे तो ठीक ठीक बोलते हैं लेकिन जब गुस्से में आते हैं तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं, कोई ऐसे भी हमने देखे। तो कहने का मतलब यही है कि थोड़े से थोड़े को हमें ज़्यादा समझना चाहिए कि अपनी वाणी का संयम बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों से इस ढंग से व्यवहार करें। वाणी के पीछे हमारा जो भाव है, प्रेम भाव, वो भाव हमारा बना रहना चाहिए। और शुरू से बच्चों को लव के साथ हमें मर्यादाएं भी सिखानी चाहिए। जब हम नहीं सिखाते तो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा जिद करने लगता है, तो फिर हम लोग कहना शुरू करते हैं कि ये तो बस जिद्दी हो गया है, ये है वो है। हम लोग काफ़ी हद तक उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। तो पेरेंट बनना बड़ा आसान है, पेरेंटिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हम लोगों को पेरेंटिंग के लिए भी आजकल अब जो है ट्रेनिंग्स हो रही हैं कि आजकल के बच्चे तो कई पहले ही जो माँ बनने वाली है वो ट्रेनिंग लेने शुरू कर दिए हैं। कई जगह ट्रेनिंग की समझो इंस्टीट्यूट्स बन रही हैं, कई छोटे छोटे वेंचर्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जब संस्कारी होंगे तो बच्चों को भी संस्कार देंगे। बोलने के भी संस्कार हैं, कैसे एक्सप्रेस करना है, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं और ये हमारी ड्यूटी बनती है। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सब मिलके करेंगे लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी हाथ जोड़ लें, परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर समझ के कि परमात्मा की वाइब्रेशंस हम सबको पिरामिडल शेप में घेरे हुए हैं। एक पिरामिड मेरे चारों तरफ बना है, रूहानी रोशनी का, रूहानी प्यार का। मैं उस सुरक्षा कवच के भीतर हूँ और हम सब के भीतर ये शुभ भावना, शुभ कामना है। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।